नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञान एक चैनल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप मुस्कुरा रहे होंगे, प्रसन्न होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस नियम पे चल रहे होंगे और कल का दिन आज से ज़्यादा अच्छा होगा, आज ज़्यादा बेहतर होगा। आज आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर नहीं हो भी रहे हैं तब भी आप करने का प्रयास करिए। जय हिंद। नीतिशास्त्र का मानवीय सहसंबंध का टॉपिक नंबर 1। इसमें आपको मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व क्या है, इसके निर्धारक और परिणाम क्या है, नीतिशास्त्र के आयाम क्या है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य क्या होते हैं, महान नेताओं के, सुधारकों के, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा क्या प्राप्त होती है तथा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या होती है। आइए दोस्तों, इन्हीं के साथ स्पीड में हम पढ़ते हैं और आप इनको स्पीड 7.05 या 0.75 के आसपास आप करके देखिएगा या फर्स्ट टाइम में। उसके बाद आप इनको 1.5 फिर 2 पॉइंट के आसपास करके आप देखिएगा। कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना है, तब आपको यह नीतिशास्त्र समझ आ जाएगा और हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर इनका किस प्रकार प्रयोग करना है। ये देखते हैं नीतिशास्त्र क्या होता है। एथिक्स। एथिक्स क्या है? नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही गलत, अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बीच अंतर करने में सहायता करता है। क्या है नीतिशास्त्र? कि सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित के बीच में अंतर, डिफरेंस करने में हमारी सहायता करता है। ठीक कह सकते हैं, इतना परिभाषा काफ़ी है। लेकिन आगे और पढ़ लीजिए कि नीतिशास्त्र को मानव आचरण के लिए मार्गदर्शक प्रकाश कहा जाता है। उदाहरण: डॉक्टर एथिक्स, पर्यावरण एथिक्स, सामाजिक एथिक्स। डॉक्टर एथिक्स का मतलब क्या है? कभी कोई ऐसी डायलेमा उत्पन्न हो जाए तो कोई व्यक्ति अत्यधिक रोग से ग्रसित है और पीड़ा से कहला रहा है, ऐसी स्थिति में उसे मृत्यु देना ही ज़्यादा उचित होता है, परंतु डॉक्टर का पेशा कहता है नहीं, इसका जीवन बचाओ। जबकि एथिक्स के रूप से अगर देखा जाए तो उसको मृत्यु दे देना ज़्यादा उचित होता है। उसके जो जीवन के चर्या के जो साधन है उसको हटा लेना उचित है। यूथेनेशिया का आपने नाम सुना होगा, वो उसी एक प्रकार का प्रोसेस है एथिक, डॉक्टर एथिक्स का। अब आते हैं नैतिकता क्या होता है। लगभग नैतिकता और नीतिशास्त्र एक ही जैसे परिभाषा होते हैं, लेकिन आप देखिए क्या थोड़ा सा अंतर है इसमें। नैतिकता सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों से बनने वाले ऐसे आदर्शात्मक सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण में सही और गलत पक्ष को तय किया जाता है। इसमें भी वही है, सही और गलत पक्ष को तय किया जाता है, लेकिन इसको हम सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इत्यादि मानकों के आधार पर इनको देख करके हम सही गलत का आचरण का पता करते हैं। मित्रों, आप इस वाले अंतर से नीतिशास्त्र और नैतिकता में ज़्यादा आप कुछ समझ पाएंगे। वो क्या है कि नीतिशास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है। परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो नीतिशास्त्र नैतिक मूल्यों का समुच्चय या सिद्धांत होता है, जबकि नैतिकता व्यक्तिगत व्यवहार के मूल्यों का समुच्चय होता है। नीतिशास्त्र में अंतर देखें तो नीतिशास्त्र वाह्य होता है, बाहरी वातावरण से देखा जाता है, और वस्तुनिष्ठ होता है, मतलब जो कह दिया उससे रामबाण है, यानी कि 100% ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। जैसे मैथ में इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, a+2+3=5 होता है, तो 5 फिक्स है, चाहे जैसे आप हल करोगे 5 ही आएगा। तो नीतिशास्त्र वस्तुनिष्ठ होता है। नैतिकता आंतरिक होती है, अर्थात अंतःकरण से जन्म लेती है। हमारा अंतः प्रज्ञावाद क्या कहता है उससे पता चलता है कि नैतिकता क्या है। ये आत्मनिष्ठ होता है, जैसे कोई व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, कोई दंडवत करके, कोई हाथों पे हाथ रख के, कोई दिल पे हाथ रख के प्रणाम करते हैं। नैतिकता के आधार आत्मनिष्ठ हो सकते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर के सबके अलग अलग व्यू, अलग अलग विचार होंगे, ये आत्मनिष्ठ होता है। व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए तो नीतिशास्त्र क्या है, तो नीतिशास्त्र बृहद होता है। नैतिकता की बात करें, ये सीमित होती है। इसको आप एक ग्राफ के रूप में समझ सकते हैं, डायग्राम के रूप में, कि ये हो गया एथिक्स और ये हो गया हमारा मॉरलिटी। नैतिकता ये हो गया हमारा एथिक्स, अर्थात सभी मॉरलिटी एथिक्स हो सकते हैं, लेकिन सभी एथिक्स मॉरलिटी नहीं हो सकते हैं। एक बार फिर, कि सभी मॉरलिटी एथिक्स हो सकते हैं, लेकिन सभी एथिक्स मॉरलिटी नहीं हो सकते हैं। ओके। और व्यवहार की बात किया जाए तो व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो नीतिशास्त्र नैतिकता का विज्ञान है, और नैतिकता क्या है व्यवहार की दृष्टि से, तो नीतिशास्त्र का व्यवहार में प्रयोग है। ये हो गया हमारा
इसकी परिभाषा और चरण। अब आते हैं हम नीतिशास्त्र के अगले प्रोग्राम पे। क्या है नीतिशास्त्र? एक मिनट। अगला ये जो डायग्राम मैंने बताया था वो डायग्राम हो गया। ये डायग्राम हो गया, ठीक। ये है मोरलिटी, ये है एथिक्स। सभी मोरलिटी एथिक्स हो सकते हैं, लेकिन सभी एथिक्स मोरलिटी नहीं हो सकते, ठीक। अब आते हैं हम कि मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व क्या है। इसको हम आपको सिलेबस के समय ही बताए थे कि सार तत्व 3 आधारों पे देखा जाएगा। आचरण क्या है व्यक्ति में या उस वस्तु में, उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व। इनके आधार पर हम देख सकते हैं। ये देखते हैं क्या है। तो नीतिशास्त्र ये है, इसमें व्यवहार के रूप में देखें तो व्यवहार के रूप में देखें तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, तथा न्याय क्या है और अपराध क्या है। ये हो गया व्यवहार के रूप में हमारा नीतिशास्त्र का अध्ययन। बात करते हैं कि आचरण के रूप में देखें तो आचरण के रूप में हम देखते हैं तो आचरण के रूप में भी आप देख सकते हैं इसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसके निर्धारण में सहायक करता है आचरण, ठीक। अब बचा हमारा व्यक्तित्व। तो हम देखते हैं व्यक्तित्व में किस प्रकार होता है। तो व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण कैसे होता है या नैतिक नीतिशास्त्र का निर्धारण। तो यह निम्न आदर्श और उच्च आदर्श 2 श्रेणियों में लेते हैं। जो निम्न आदर्श का व्यक्ति होता है वो स्वहित अपने ही बारे में सोचता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है और बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करता है। जबकि जो उच्च आदर्श वाला व्यक्ति होता है ये परहित के विषय में सोचता है और दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के बारे में सोचता है कैसे क्या उन्नति और परहित का कार्य करूँ, और अपनी अंतरात्मा आत्मा की आवाज़ सुन करके, अंतःप्रज्ञावाद की आवाज़ सुन करके वह निर्णय लेता है। ये हो गया व्यक्ति का निर्धारण। और मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारा तत्व 3 आधारों पे देख लिया आप। कौन कौन सा? आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, और किसकी दृष्टि से आप देख सकते हैं। तीसरा कौन सा है? आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व, ठीक। ये 3 आधार पे आपने नीतिशास्त्र में क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन आपने किया। अब आते हैं नीतिशास्त्र के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो आयाम की बात करते हैं तो ये शाखाओं के आधार पर होते हैं और आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर होते हैं। शाखाओं के आधार पर देखिए तो एक मानकीय होता है, एक मेटा एथिक्स होता है, एक व्यवहारिक अप्लाइड एथिक्स होता है। जबकि आधुनिक विचारधाराओं में मार्क्सवादी नीतिशास्त्र, लैंगिक नीतिशास्त्र, आश्रयित नीतिशास्त्र। अब बात करेंगे कि नियमवाद में देखते हैं तो नियमवाद में हमारा कांट का नीति मीमांसा है, गीता का निष्काम कर्म है, अंतःप्रज्ञावाद है। वहीं हम प्रयोजनवाद में देखते हैं तो स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावाद, पूर्णतावाद, विकासवाद होता है। सद्गुण में देखते हैं तो अरस्तु ने क्या कहा है, कन्फ्यूशियस ने क्या है, प्लेटो ने क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा है। अप्लाइड एथिक्स में कहें तो डॉक्टर एथिक्स है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स है, राजनीतिक एथिक्स है और जर्नलिज्म, पत्रकारिता एथिक्स है, ठीक। ये हो गया हमारा एथिक्स। अब हम बात करते हैं कि नियमवाद में क्या होता है। इसमें कर्म नैतिक हैं तो परिणाम भी नैतिक होंगे, ऐसा कहता है नियमवाद। नीचे लिखा है, अभी मैं पढ़ता हूँ, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। प्रयोजनवाद में क्या है तो प्रयोजनवाद में आपको परिणाम पे बात करता है कि परिणाम आपके सकारात्मक हैं, नैतिक हैं तो कर्तव्य कर्म भी आपके नैतिक रहे होंगे। सद्गुण में प्लेटो ने कहा है कि विवेक ही सद्गुण है और न्याय इसका मौलिक गुण है, ठीक। ये हो गया हमारा आयाम। अब आते हैं शाखाओं के आधार पर इन्हीं की व्याख्या, जो हम बता रहे थे उन्हीं की व्याख्या कैसे है इसको देखते हैं। तो शाखाओं के आधार पर देखें तो मानकीय नीति को नॉर्मेटिव कहते हैं, लेकिन उसको आप समझिए स्टैंडर्ड मतलब किसी का स्टैंडर्ड पता करना तो कैसे, तो उसके कई नियम होते हैं, प्रयोजन होते हैं आदि डॉट जो होते हैं।
देखते हैं क्या है। तो नैतिक निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, अर्थात कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके नैतिक पक्षों को ध्यान में रखना उचित है। महात्मा गांधी के नज़रिए में देखें, दृष्टिकोण में देखें तो क्या होता है। एक मानक नीतिशास्त्र का, तो जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में देखो। कमान दोबारा, जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में देखो। ये है महात्मा गांधी का सिद्धांत। आइए देखते हैं नियमवादी परिणाम सापेक्षवादी क्या कहता है। अभी जो बताया था नियम कि यह निर्णय नैतिक आधार पर किए जाते हैं। ठीक समझिए, पढ़ना क्या है आपको ये ध्यान दीजिए। कांट का नियम कहता है कि नैतिक कर्तव्य, अर्थात आपके जो कर्तव्य हो नैतिक होने चाहिए। कर्म पर ध्यान दें, ना कि परिणाम पर, अर्थात आपको कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर नहीं। और यहाँ पे कह दिया है कि कर्तव्य नैतिक होने चाहिए। ठीक, अर्थात आपके कर्तव्य नैतिक होने चाहिए, उसके परिणाम अपने आप ही नैतिक होंगे। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, कांट ने जो कहा है, कांट ने यही कहा है कि अगर आपके कर्म नैतिक हैं तो परिणाम भी नैतिक होंगे। ठीक है, ये कहा है कांट महोदय ने। ओके, गीता का निष्काम कर्म भी हुई है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा ना करो। अंतःप्रज्ञावाद कहता है कि अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना और सहजता से निर्णय लेना। मित्रों, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अंतःप्रज्ञावाद आपको जीवन में भी उतारना है। आप कोई भी निर्णय लें तो एक बार आंखें बंद करके सहजता के साथ सोचें, उस पर विचार करें, फिर निर्णय लें। और जो एक बार निर्णय ले लें उसी पर अटल हो जाएं, उस पर विश्वास करें, उसको सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर्म करें। कोई भी निर्णय महान नहीं होता है, बल्कि उस निर्णय पर किया गया कर्म महान होता है। ये रतन टाटा जी ने भी कहा है, और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और व्यापारी गण भी कहे हैं, उद्यम भी व्यक्ति कहे हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि आपको अंतःकरण की आवाज़ सुन करके कार्य करना है। कैसे सुना जाता है, कैसे सुनना है, इसको हम एक अलग क्लास बनाएंगे हिप्नोटाइज के रूप में या हिप्नोसिस के रूप में। उसमें हम बताएंगे कैसे अपने को अंतःकरण को जानना है। इसके लिए आप कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे भी अपने अंतःकरण को जानना है, मुझे भी एकाग्र होना है, फोकस होना है। आपके कमेंट अच्छे रहे, मुझे प्रेरित की, तो हम इस क्लास को लेकर आएंगे आपके लिए। अब आते हैं प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र। क्या है टेलियोलॉजी। तो अभी जो मैं बताया था कि ये परिणामवादी से कहा जाता है, ये परिणाम पे ध्यान देता है। क्या है कि कोई भी नैतिक या अनैतिक निर्णय परिणामों के आधार पर तय होगा। ठीक, कोई भी नैतिक या अनैतिक निर्णय परिणामों के आधार पर तय होगा। इसको आप इतना ध्यान दीजिए। ठीक, इतना, इसे क्या कहते हैं, परिणामवाद भी कहा जाता है। या किसी कार्य के प्रभावों अथवा परिणामों द्वारा उस कार्य के नैतिक मूल्य को निर्धारित करता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य अच्छा है यदि इसके परिणाम अच्छे हैं, कोई कार्य गलत है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं। इसको आप ऐसे समझिए, शॉर्टकट में जो आपको याद करना है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं अच्छे से, उसी कॉन्सेप्ट को आधार बना के। जैसे प्रयोजनवादी किस पे ध्यान देता है, परिणाम पे। किस पे, परिणाम पे। परिणाम आपके सकारात्मक हैं या नैतिक हैं तो आपके कर्म भी क्या होंगे, नैतिक होंगे। परिणाम आपके अगर यदि अनैतिक हैं, गलत हैं, तो आपके कर्म भी अनैतिक और गलत होंगे। ये होता है प्रयोजनवादी। ये समझ सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य अच्छा है यदि उसके परिणाम अच्छे हैं, कोई कार्य गलत है यदि उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। ये हो गया हमारा प्रयोजनवादी। इसके अंतर्गत जो प्रकार हमने बताया है वो पूरे प्रकार आ जाएंगे। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सुखवाद। क्या होता है सुखवाद। सुखवाद के अनुसार अच्छाई वह है जो आनंद प्रदान करती है या दुख पीड़ा से छुटकारा दिलाती है, तथा बुराई वह है जो दुख पीड़ा को जन्म देती है। अर्थात सुखवाद को ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छाई आनंद प्रदान करती है और दुख पीड़ा से छुटकारा दिलाती है, जबकि बुराई क्या है, दुख पीड़ा को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो सुखवाद नीतिशास्त्र में प्रकृतिवाद का एक रूपांतरण है। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो सुखवाद नीतिशास्त्र में प्रकृतिवाद का एक रूपांतरण है। इसके आधार पर इस विचार में निहित है कि
आनंद मनुष्य का मुख्य निर्णायक गुण है जो उसके स्वभाव में निहित है, उसके समस्त कार्यकलाप को निर्धारित करता है। ये हमारा हो गया सुखवाद। ठीक, क्या याद करना है? आपने देख लिया कि अच्छाई क्या है, जो आनंद प्रदान करती है और दुख पीड़ा से छुटकारा दिलाती है। बुराई क्या है, जो दुख पीड़ा को जन्म देती है। सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो सुखवाद नीतिशास्त्र में प्रकृतिवाद का एक रूपांतरण है। ठीक, इसको आप इस आधार पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं उपयोगितावाद क्या है। उपयोगितावाद में देखते हैं तो उपयोगितावाद का सिद्धांत कार्य के परिणाम से संबंधित है, ना कि उस कार्य को करने की मनोवृत्ति से। ध्यान दीजिएगा, जिसे बेंथम और जेम्स मिल ने भी इसको उपयोगितावाद पे कार्य किया है। ठीक, अब आते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत कार्य के परिणाम से संबंधित है। ये क्या है? कार्य के परिणाम संबंधित है। जब स्टार्टिंग में आप पढ़ लिए प्रयोजनवाद, तो इसके अंतर्गत सुखवाद, उपयोगितावाद, स्वार्थवाद आते हैं, तो सब कुछ परिणाम संबंधित होगा, ना कि उस कार्य की करने की मनोवृत्ति से। तो किसी भी कार्य के शुभ या अशुभ होने का निर्णय उसके परिणामों तथा सामाजिक प्रभावों पर आधारित होता है। आइए देखते हैं क्या है उपयोगितावाद। तो यह एक आचार सिद्धांत है जिसकी एकांतिक मान्यता है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत तभी है, ठीक है, यह एक आचार सिद्धांत है जिसकी एकांतिक मान्यता है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। ठीक, अब आते हैं हम सद्गुण नीतिशास्त्र क्या है। तो सद्गुण नीतिशास्त्र की बात करें वर्चू एथिक्स में, तो यह नियमों व परिणामों की बजाय व्यक्ति के सद्गुण पर बल देता है। ठीक है, ये सबसे अलग है। ये ना तो परिणाम देखता है ना तो कर्म देखता है, बल्कि क्या देखता है? व्यक्ति के सद्गुण देखते हैं। ये है सद्गुण नीतिशास्त्र। और यह नैतिक क्रिया होने की बजाय क्या है? व्यक्तिगत क्रिया है। सद्गुण नैतिक क्रिया होने की बजाय क्या है? व्यक्तिगत क्रिया है। ठीक, यह नैतिक कर्तव्यों और नियमों व विशेष कार्यों के परिणामों के बजाय कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के गुण या नैतिक चरित्र को देखता है। ठीक, अर्थात इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही कार्य वह कार्य है जो एक गुणी व्यक्ति समान परिस्थितियों में करेगा। ठीक है, एक सही कार्य, एक अगर सही कार्य है, जैसे 3 + 4 = 5 हो, 3 + 4 = 7 होता है, तो जो मैथ सॉल्व करने वाला व्यक्ति हर बार इक्वेशन को हमेशा साथ ही लाएगा। अर्थात कोई ऐसे एक सही कार्य है तो उस कार्य को एक गुणी व्यक्ति हमेशा सभी परिस्थितियों में या समान परिस्थितियों में ऐसा ही करेगा। तो आपको इसमें क्या देखना है सद्गुण नीतिशास्त्र में? तो सद्गुण नीतिशास्त्र में आपको देखना है कि नियमों व परिणामों की बजाय व्यक्ति सद्गुण पर बल देता है। दूसरा, कि सद्गुण नैतिकता क्रिया होने के बजाय व्यक्तिगत है। बस, उसके बाद एक छोटा सा ये है कथन कि एक अच्छा व्यक्ति वह है जो सद्गुण के साथ जीता है। जिसके पास सद्गुण होते हैं वो जीते हैं, ऐसा कहा है सद्गुण की बात। आते हैं जो सद्गुण के अंतर्गत आता है, जिन्होंने व्याख्या की है। प्लेटो का सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार विवेक ही सद्गुण है। न्याय को उसने मौलिक सद्गुण माना है। इसे सभी सद्गुणों की जननी कहा है। उसने मानव आत्मा की 3 शक्तियों बुद्धि, संकल्प शक्ति तथा संवेदन शक्ति से संबंधित 3 प्रकार के सद्गुणों का उल्लेख किया है। बुद्धि का सद्गुण है सही विचार। इसको आप ऐसे समझिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। प्लेटो ने क्या कहा है? तो प्लेटो ने कहा है कि विवेक ही सद्गुण है, 1 पॉइंट। दूसरा क्या है कि न्याय को उन्होंने मौलिक सद्गुण माना है और कहा है कि सभी सद्गुणों की जननी है क्या? न्याय। ठीक, 1 पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मानव आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक रूप में इसका भी उपयोग है, ध्यान दीजिएगा। बुद्धि, संकल्प शक्ति, संवेदन शक्ति। ठीक है, बुद्धि माइंड नॉलेज और संकल्प शक्ति दो हम सब दृढ़ निश्चय करते हैं। ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन करते हैं, वो हो गया। और संवेदन शक्ति, इसके बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। बुद्धि का सद्गुण है सही विचार और संकल्प शक्ति का सद्गुण है साहस और संवेदन शक्ति का
आत्मनियंत्रण। सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा कि विवेक विचारता है, संकल्प विवेक की लड़ाई लड़ता है, विवेक की आज्ञाओं का पालन करता है और साहस जुटाकर विवेक के विचारों को पूरा करता है। अतः कोई व्यक्ति साहसी तब होगा जब विवेक की आज्ञाओं का पालन करे। अतः कोई व्यक्ति साहसी तब होगा जब विवेक की आज्ञाओं का पालन करे। आत्मनियंत्रित वह होगा जिसका संकल्प और जिसकी वासनाएं बुद्धि का पालन करे। अतः आत्मनियंत्रण का अर्थ है सुख और वासनाओं को अपने अधीन रखना। जब आत्मा इन तीन शक्तियों की सामंजस्य हो और प्रत्येक अपना कार्य करे तो व्यक्ति न्यायी कहा जाएगा। इस प्रकार न्याय आत्मा की इन तीन शक्तियों का सामंजस्य है। न्याय इसलिए सभी सद्गुणों में प्रमुख है और सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। बुद्धिमत्ता मस्तिष्क का कार्य है, साहस हृदय का और आत्मनियंत्रण संवेदन शक्ति का है। ठीक दोस्तों, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया प्लेटो का सद्गुण क्या है कि 3 पॉइंट फिर से देख लीजिए। विवेक ही सद्गुण है, न्याय को उसने मौलिक सद्गुण माना है। फिर कहा गया है कि सभी सद्गुणों की जननी है न्याय। फिर कहा है मानव आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, बुद्धि, संकल्प शक्ति और संवेदन शक्ति। बुद्धि का सद्गुण है विचार। ठीक है, बुद्धि का सद्गुण है विचार और संकल्प शक्ति का क्या है सद्गुण, साहस और संवेदन शक्ति का सद्गुण है आत्मनियंत्रण। ठीक है। अब कहता है कि विवेक विचारता है, संकल्प विवेक की लड़ाई लड़ता है, विवेक की आज्ञाओं का पालन करता है, साहस जुटाकर विवेक के विचारों को पूरा करता है। ऐसे ऐसे जो चीज़ हैं ये चीज़। तो आप प्लेटो के बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा कि नॉलेज इज वर्चू, विवेक ही सद्गुण है। आगे जो अब आते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु का सद्गुण क्या है। सद्गुण मनुष्य की ऐसी अस्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। ठीक, तथा बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। ठीक है, क्या कहा है अरस्तु ने कि सद्गुण मनुष्य की ऐसी अस्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है, जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है, निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। ठीक है, और क्या होता है, बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। अरस्तु ने और भी कहा है, जो सबसे बड़ी बात है कि अरस्तु ने सद्गुणों के संबंध में मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, जो मध्यम मार्ग बुद्ध जी ने भी दिया था, जिसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण 2 अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। जो अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण 2 अतिवादी दृष्टिकोण के बीच की अवस्था है। अरस्तु ने सद्गुणों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, एक तो बौद्धिक सद्गुण, दूसरा नैतिक सद्गुण। ठीक है, सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु ने सद्गुणों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, एक बौद्धिक सद्गुण, दूसरा नैतिक सद्गुण। यह वर्गीकरण किस आधार पर किया है, आत्मा के 2 पक्षों बौद्धिक तथा भावनात्मक पर आधारित है। ठीक है, यह वर्गीकरण जो है ये आत्मा के 2 पक्षों को निर्धारित किया, एक तो बौद्धिक, दूसरा भावनात्मक पर आधारित। आत्मा का भावनात्मक पक्ष इच्छाओं या वासनाओं से संबंधित। ध्यान देना, आत्मा का जो भावनात्मक पक्ष है वो इच्छाओं या वासनाओं से संबंधित है, जो पशुओं में भी होता है। ये भावनात्मक पक्ष पशुओं में भी होता है। नया क्या है, बौद्धिक पक्ष, या वह विशेष पक्ष है जो मनुष्य को शेष प्राणियों से बेहतर तथा अलग बनाता है। ये हो गया बौद्धिक पक्ष। अपने बौद्धिक पक्ष का उपयोग करिए तो आप हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अरस्तु का हो गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा अरस्तु में क्या आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको ध्यान देना है कि अरस्तु ने सद्गुण को 2 वर्गों में विभाजित किया है, बौद्धिक सद्गुण, नैतिक सद्गुण। और आत्मा के 2 पक्ष होते हैं, एक बौद्धिक, एक भावनात्मक। जो भावनात्मक पक्ष होता है वो वासनाओं या इच्छाओं से संबंधित होता है, और जो बौद्धिक पक्ष होता है वो मनुष्य को शेष प्राणियों से बेहतर बनाता है। और क्या ध्यान देना है इसमें। ठीक है, अरस्तु ने सद्गुणों के संबंध मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, इस पर ध्यान देना। उसके बाद सद्गुण मनुष्य की ऐसी अस्थायी मानसिक, ये परिभाषा याद रखना कि सद्गुण मनुष्य की ऐसी अस्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है तथा बुद्धि द्वारा निर्धारित उसके स्वैच्छिक कर्मों में होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अरस्तु ने जो कहा है, सबसे बड़ी बात, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये मोटिवेशन है कि शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा में अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूँ।
ध्यान दीजिएगा क्या बात कहा गया। शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा में अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूँ। ठीक है, ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, आते हैं अधिनीति शास्त्र। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए मेटाएथिक्स क्या है। इसमें बहुत जरूरी बात जो है उसको देखिए कि इसमें जो नीतियों के गुणों, दावों, मनोदृष्टि और निर्णयों को समझने में प्रयास करते हैं। यानी कि अधिनीति शास्त्र क्या है कि नीति के क्या गुण हैं, नीति के क्या दावे हैं, इसके मनोदृष्टि क्या है, निर्णयों को समझने में का प्रयास करती है। ठीक, ये हो गया हमारा अधिनीति शास्त्र। अर्थात वही कथन सार्थक है जिसका विश्लेषण किया जा सके। अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। मीमांसा मतलब हो गया कि एक विचार विमर्श हो गया, उस पर शास्त्रार्थ करना। ठीक है, जिसे नैतिक पदों एवं नैतिक निर्णयों के वास्तविक अर्थ क्या हैं, नैतिक निर्णयों के स्वरूप क्या हैं, नैतिक निर्णयों का अनुमोदन किस प्रकार किया जा सकता है आदि। ये हो गया हमारा मेटाएथिक्स। ठीक, मेटाएथिक्स में क्या आपको ध्यान देना है, इसको देखिए आप कि यह नीतियों के गुणों, दावों, मनोदृष्टि और निर्णयों को समझने का प्रयास करती है। जैसे एथिक्स क्या होता है कि आचार विचार, अच्छे बुरे, सही गलत के बीच में अंतर करने में सहायता करती है। उसी प्रकार अधिनीति साथ मेटाएथिक्स क्या करती है कि जो गुण हैं, दावे हैं, मनोदृष्टि हैं, निर्णय हैं, उनको समझने का प्रयास करती है। अर्थात वही कथन सार्थक है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। मेटाएथिक्स डाइट कहता है कि जिसका विश्लेषण किया जा सके वही कथन सार्थक है। ठीक है, अब आते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र, अप्लाइड एथिक्स। क्या है अप्लाइड एथिक्स? तो अप्लाइड एथिक्स है, देखिए कि व्यवहारिक जीवन में व्यक्तिगत, प्रोफेशनल स्तर पर नैतिकता का पालन करना। व्यवहारिक जीवन में व्यक्तिगत, ठीक, और एक नैतिक यानी कि पेशेवर स्तर पर नैतिकता का पालन करना। अर्थात कोई भी निर्णय करते समय विभिन्न नैतिक पक्षों को ध्यान में रखना उचित है। ठीक, अब आते हैं चिकित्सा नीति शास्त्र, व्यापार नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पत्रकारिता। भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, सिलेबस समझा रहे समय, लेकिन सुनिए चिकित्सा नीति शास्त्र क्या है कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि एक गाय वो दर्द से कहरा रही है, कष्ट से युक्त है, उसके दोनों पैर कट चुके हैं और शरीर में घाव, पेट में घाव लगा है, जिस पे अनेक प्रकार के कीड़े, कौवा और अनेक प्रकार के जीव जंतु उसको नोच नोच के काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो चिकित्सा नीति शास्त्र कहता है कि ऐसी स्थिति में उसको मृत्यु दे देना ज़्यादा उचित है, उसके कष्ट से बेहतर होगा। ठीक, इसी पे गांधी जी की एक बात याद आती है कि उन्होंने एक कहराते हुए कष्ट से पीड़ित एक गाय को देखा तो उन्होंने अपने गन उठाया और गोली मार दी। उन्होंने कहा कि इसे कष्ट से मरने से अपेक्षा इसको मुक्ति मिल जाए। मरना तो है ही है, चाहे जैसे मरेगा वो, लेकिन इससे अच्छा है कि वह सरलता के साथ जीवन को मृत्यु को प्राप्त करें। ठीक, ये हो गया चिकित्सा नीति शास्त्र। लेकिन पेशा यही कहता है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार व्यापार में भी होता है, राजनीति में भी होता है, पत्रकारिता में भी होता है। अब बात करेंगे कि आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर नीति शास्त्र के आयाम, जैसे कि मार्क्सवादी, लैंगिक, अश्वेत। ठीक, ये आधुनिक जो विचारधाराएं हैं उनके आधार पर। अब आते हैं नैतिकता के आयाम। तो ठीक है दोस्तों, ये नैतिकता का आयाम हम सेकंड पक्ष में जोड़ते हैं। ये तो हो गया पार्ट 1। अब इसी का टॉपिक नंबर का पार्ट 2 हम नैतिकता के आयाम से शुरू करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आपने ज्ञान युक्त चैनल में इतना समय दिया, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है आप पूरे ध्यान के साथ फोकस होकर के ये 30 मिनट को अपने अंतःकरण में उतारिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा। लिख लिख कर याद करिएगा दोस्तों, रटिएगा नहीं, लिख लिख कर याद करिएगा। 10 बार लिखिए, लेकिन लिखिए उसको कि एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है। फिर लिखो, उसकी जो शब्दावली है उसको लिखो, एक किनारे लिखो, पेज में नोट्स बनाओ। नोट्स को इस प्रकार बनाओ, मैं बता देता हूँ कि जैसे ये पेज है, हमारा कॉपी है, मान लो ये मेरा इतना बड़ा मेरा कॉपी है, तो इस कॉपी को ऐसे तुम क्या करो कि पेज पार कर लो, ये ऐसे कॉपी को ऐसे कर लो। ठीक, ऐसे सभी नोट्स को बना लो तुम। नोट्स कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे जो संबंधित टॉपिक है उनको लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है,
यहाँ पे आप पूरा ऐसे ऐसे जो लिखना हो लिखिए। फिर इन्हीं का जो सारांश है उसको आप यहाँ पे लिखिए, और करंट के जो मुद्दे हैं उसको यहाँ पे लिखिए, करंट के मुद्दे को यहाँ लिखिए, ठीक। या कह सकते हैं करंट के मुद्दे को यहाँ पे लिखिए, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिले उसको यहाँ पे लिखिए, और मेंस के जो सोर्स मिले उसको यहाँ पे लिखिए, या मेंस के क्वेश्चन लिखिए संबंधित क्वेश्चन से। ऐसे आपको नोट्स बनाना है। एक बार हम फिर से आपको ड्रा करके बता देते हैं नोट्स कैसे बनाना है। ये हो गया आपका कॉपी, ठीक। अब कॉपी में क्या करना है आपको, ये मान लो ऊपर थोड़ा लाइनिंग जो है ये ऐसे लाइन खींचो, ये लाइन, उसको ये वाला लाइन, ठीक। इसमें आपको लिखना है जो संबंधित है। यहाँ पे आपको अपडेट करना है, यहाँ पे करंट ऐड करना है, लिखना है, और यहाँ पे मेंस लिखना है, ठीक। ये हो गया आपका एक नोट्स बनाने का ट्रिक मॉडल। ओके, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक मित्रों। आपके उत्साह के साथ यह ज्ञान यज्ञ पूरे विश्व में फैलेगा। आपसे ही निवेदन है कि आप सहयोग करिए, और अपने परिवार में जिनका जिनका मोबाइल है उनमें आप ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।